Welcome friends in today's session of Elements of Banking subject. Currently we are dealing with the chapter called bank accounts, and we have covered first type of bank accounts, that is we have discussed in detail what are current accounts, what are its benefits, what are its features, and what is the exact procedure of opening a current account. Now today we are going to discuss the second important type of bank account, which is very important for a common man. So we will discuss and focus today on what are saving accounts exactly, what is the meaning of saving account, what are its features, or we can say what are its characteristics, and what are the advantages of opening such account, what are the benefits of opening such account. So let us come straight forward to the main topic. What are saving accounts or what is the meaning of saving account? Saving account क्या है समझने की कोशिश करते हैं. A saving account, a saving bank account is meant for the people who are of middle and lower classes, who wish to save a part of their incomes to meet their future needs and who want to earn some income from such savings. A saving account can be opened in the name of an individual or jointly in the name of a minor or in the name of an institution or a trust, or it may be a company also. सो सेविंग बैंक अकाउंट जो है दोस्तों, ये नॉर्मली मिडल एंड लोअर क्लास पीपल के लिए वरदान है, समझ लीजिएगा. यानी सैलराइज्ड पर्सन हो या बिजनेसमैन भी हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, मिडल क्लास का व्यक्ति हो, लोअर मिडल क्लास हो, इवन अपर क्लास के लिए भी ये वरदान है कि अपने इनकम का कुछ हिस्सा आप सेविंग्स के तौर पे सेविंग अकाउंट में आप जमा करते रहें, डिपॉजिट करते रहें. और ये आपको कब मदद, इससे आपको कब मदद मिलेगी सर? अगर आपकी कोई फ्यूचर नीड्स है, यू कैन मीट योर फ्यूचर नीड्स विद द हेल्प ऑफ सच अकाउंट. तो छोटे छोटे हिस्से में मान लीजिए आपकी सैलरी है महीने की, आप मान लीजिए सैलराइज्ड व्यक्ति है और आपकी सैलरी है मान लीजिए महीने की 25,000 रुपये, और मान लेते हैं आपके घर का खर्चा हो रहा है 15,000 रुपया, घर का खर्चा हो रहा है. तो आप उसमें से सोच सकते हैं कि भाई 25,000 में से मेरा 15,000 का घर का खर्चा हो रहा है, बाकी के 10,000 का मैं क्या कर सकता हूँ? तो बाकी के 10,000 में से आप सोच सकते हैं कि मैं उसमें से 5-1,000 का या तो इन्वेस्टमेंट करूँ या थोड़ा सा कंटिंजेंट फंड्स के लिए रखूँ, इमरजेंसी फंड्स के लिए रखूँ. यानी 5 में से आप सोच सकते हैं कि 2,500 का मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, 2,500 में इमरजेंसी फंड्स के लिए जमा करूँ. कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो 2,500 में प्रोविजन करूंगा कि भाई आई विल मेक अ प्रोविजन फॉर कंटिजेंट फंड्स, यानी इमरजेंसी फंड्स के लिए. और बाकी के 5,000 का मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसे कहीं सेविंग अकाउंट्स के अंदर रखूँ, सेविंग अकाउंट्स में रखूँ, यानी सेव करूँ, वहाँ पे अलग से सेव होता जाएगा और उसमें से अगर मुझे फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ. सो जो बाकी के 10,000 हैं जो आपके बच रहे हैं, अल्टीमेटली सेविंग्स हैं, वो सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं और सेविंग बैंक अकाउंट में से फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं वहाँ से कि भाई चलिए 10,000 बच रहे हैं, बचत हो रही है, सेविंग्स हो रही है, तो इसमें से अब 5,000 मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 5,000 मैंने रख दिए इमरजेंसी फंड के लिए. वो आपने अपने हिसाब से डिसाइड करते रहना है इस तरीके से. मंथली आपका प्लानिंग हो जाना चाहिए कि भाई जो आइडियल कैश पड़ी है मेरी खाते में पड़ी है ऐसे ही, और उसमें मुझे 3-3.5% ब्याज मिलने वाला है सिर्फ सेविंग अकाउंट पे, तो चलो मैं कुछ इसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिले, 6% मिले, 7% मिले, 10% मिले. तो वैसा प्लानिंग कर सकते हैं. और सेविंग अकाउंट मैंने कहा, वैसे सेविंग अकाउंट जो है आप एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति खोल सकती है, दो जन मिलके, हस्बैंड वाइफ खोलना चाहते हैं हस्बैंड वाइफ खोल सकते हैं जॉइंटली, दो पार्टनर मिलके खोलना चाहे दो पार्टनर भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं. एक पार्टनरशिप फर्म अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो भी खुलवा सकता है. माइनर बच्चे का अकाउंट खुलवाना है, माइनर यानी द पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स, जो माइनर बंदा है, जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो भी जॉइंट ये सिंगल अकाउंट अपने नाम का अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन इसे ऑपरेट उसके फादर या मदर कर सकते हैं. जो मेजर पर्सन है वो ऑपरेट करेगा. कोई इंस्टीट्यूट अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहती है, खुलवा सकती है. कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है. नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन सेविंग अकाउंट खुलवाता है नॉर्मली, यानी 100 में से 80 जो अकाउंट होते हैं वो इंडिविजुअल के होते हैं, एक सिंगल व्यक्ति के होते हैं. So in comparison with the current accounts or time deposits, that is fixed deposits account, these saving accounts are not of much importance in view of the bankers. Bankers को saving account में इतना importance नहीं, उनके लिए इतना important नहीं, उस पर इतना focus नहीं होता है savings account पे.
लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है? मिडिल क्लास पीपल के लिए ये तो वरदान है, मैंने जैसे पहले आपको कहा। लेकिन बैंकर्स ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स पे फोकस इतना नहीं करते। उनके लिए सबसे ज़्यादा जो फोकसिंग है सेक्टर है वो है करंट अकाउंट और एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ये ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं। सेविंग अकाउंट ठीक है, कस्टमर आया तो ठीक है। But the middle class is a class of the society who can also save their surplus income for the future and can earn more interest फ्रॉम द सेविंग हैबिट्स। तो मिडिल क्लास के लिए वरदान है, और अपनी जो भी आइडियल कैश है, सरप्लस कैश है, जो भी इनकम है, उसमें से कुछ हिस्सा इस अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट करता जाएगा, और एक थोड़ी थोड़ी रकम मिलके एक बड़ी रकम हो जाएगी। मान लीजिए महीने के 10,000 बचा रहे हैं, तो साल के आप 1,20,000 बचा रहे हैं, तो एक बड़ी रकम हो जाती है। उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, या बीच में ही आपको कोई मौका मिल जाए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Since in saving accounts there remains a limited balance, here also there are some restrictions for operating it and also offer a reasonable rate of interest. पोस्ट ऑफिस ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ सेविंग अकाउंट्स। बैंक में ही सिर्फ यह सुविधा अवेलेबल नहीं, पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेविंग अकाउंट सिर्फ बैंक्स में खुलते हैं, सेविंग अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में भी आप जाके खुलवा सकते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ पे भी ये सुविधा है। वहाँ पे भी जो बैंक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 3%, 3.5%, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस भी देने वाला है। सो कुछ लिमिटेड बैलेंस यहाँ पे भी मेंटेन करना होता है, 500 हज़ार रुपये, जो भी क्राइटेरिया बैंक का है। आजकल तो ज़ीरो बैलेंस सुविधा भी होती है। तो जैसा नॉर्म्स फिक्स किया गया है उसके हिसाब से आपने वो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, और जो भी बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करेगी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग के, वो हर एक बैंक में रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि आपने महीने में इतने ट्रांजैक्शंस करने हैं, इतने ट्रांजैक्शन से अगर ज़्यादा हो गए तो इतना चार्ज लग जाएगा। वो नॉमिनली होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सेविंग अकाउंट्स पे। अब हम फोकस करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के फीचर्स क्या है? तो सेविंग बैंक अकाउंट्स आल्सो ऑफर्स द इम्पोर्टेंट, इट इज आल्सो हैविंग द इम्पोर्टेंट फीचर्स। लेट अस डिस्कस। फीचर्स का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स। डोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम, अगर ट्विस्ट करके पूछते हैं तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फीचर्स क्या है। पहला फीचर देख लेते हैं सबसे पहले, नो एज रिस्ट्रिक्शंस। कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, माइनर बच्चे का भी अकाउंट खुल सकता है। बच्चा भले 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, वो माइनर बच्चे का भी अकाउंट खुल सकता है। और कोई बूढ़ी व्यक्ति हो, ओल्ड व्यक्ति हो, ओल्ड एज व्यक्ति हो, सीनियर सिटीजन हो, 70 साल की हो, 80 साल की, उसका भी अकाउंट खुल सकता है। तो एज लिमिट है ही नहीं यहाँ पे कोई, ठीक है। सो देर इज नो एज रिस्ट्रिक्शंस फॉर ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट। माइनर कैन ऑल्सो ओपन एन अकाउंट विद द नेचुरल गार्डियन ऑपरेटिंग इट, यानी माइनर का अकाउंट खुल सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग कौन करता है? नॉर्मली पेरेंट्स ऑपरेटिंग करते हैं, गार्डियन ऑपरेटिंग करते हैं। माइनर अबाउ 10 years ऑफ एज कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन देयर ओन। ये थोड़ा रिस्की होता है, भले अगर चांस भी मिलता है ऑपरेट करने का अकाउंट, फिर भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो 18 ईयर्स से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनका अकाउंट पेरेंट्स ऑपरेट करें तो ज़्यादा बेटर है। सो नो एज रिस्ट्रिक्शन पहला पॉइंट आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं, इजी अकाउंट मेंटेनेंस एंड लो चार्जेस। तो मेंटेनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट इज वेरी इजी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सेविंग अकाउंट खुलवाना और उसको मेंटेन करना। कोई यानी हमें गंभीर नहीं हो जाना यार, बैंक अकाउंट खुलवा दिया यार मेरा काम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। कोई आपका काम या बोझ नहीं बढ़ जाने वाला है आपके लिए। इट इज हैसल फ्री, यानी एकदम इजी होता है, रिस्की नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, प्रोसेस इजी होगी। इट इज हैसल फ्री एंड द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड यूजिंग इट इज आल्सो नॉट कॉम्प्लेक्स। सो आसान है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अंदर, सिंपल होता है। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में मेड फ्रॉम द अकाउंट इज वेरी सिंपल। आप अपनी एक पासबुक इशू आपको की होगी और पासबुक में आप सारे रिकॉर्ड्स भी आप उसको प्रिंट करवा के रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। भाई मान लीजिए आपकी सैलरी जमा हो गई है कि नहीं देखना है, तो पासबुक में आप प्रिंट करवा लीजिए, या भाई 25,000 जमा हो गए, चलिए ठीक है। चलिए उसमें से आपने मान लीजिए 10,000 विड्रॉ किए एटीएम से, तो आप अगले दिन या उसी दिन आप वापस जाके पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं, या जब आप 15 दिन में करते हैं तब आप टैली कर सकते हैं कि भाई मैंने इतने ट्रांजेक्शन्स किए थे, तो क्या वो आ गए? मैंने इस 15 दिन में 4 ट्रांजेक्शन किए, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, प्रिंटिंग कर लेते हैं पासबुक की। अब आजकल तो पासबुक प्रिंटिंग की मशीन्स भी अवेलेबल होती है, एटीएम के पास ही होती है, कुछ कुछ सेंटर्स में अवेलेबल होती हैं।
बैंक ब्रांच के पास में ही होता है ज़्यादातर, तो वो आप प्रिंट करके देख लीजिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत आसान है सेविंग अकाउंट का, और सेविंग अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शंस भी नहीं होती हैं अपनी, ज़्यादातर वहाँ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस ही होते हैं, कभी-कभी तो महीने में 1-2 ट्रांजैक्शन होते हैं, कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट को। So transactions records are maintained through passbook, either a physical one or an e-passbook. तो आजकल तो फिजिकल वन यानी आपको बुक्स दी जाती है, उस बुक्स में आप प्रिंट करवा लीजिए, एंट्री करवा लीजिए। ई पासबुक एप्लीकेशन होती है बैंक की, और बैंक की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, आप अपना पूरा पासबुक का रिकॉर्ड आप उसमें भी देख सकते हैं। बहुत आसान है आजकल तो। द मिनिमम बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द अकाउंट डिपेंड्स ऑन अकाउंट लोकेशन, विच वुड बी अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। तो आपके एरिया, कौन से एरिया में आपका ब्रांच है, बैंक है, उसके हिसाब से आपको एवरेज मंथली बैलेंस बोला जाता है। नॉर्मली अगर आप अर्बन एरिया में तो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, सेमी अर्बन एरिया में तो मीडियम एवरेज बैलेंस, मिनिमम बैलेंस आपको फॉलो करना पड़ता है। या रूरल एरिया में तो और कम हो जाएगा, यानी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, या कौन से एरिया में आप रहते हैं, आपका रेसिडेंस कहाँ पे। यहाँ तो सेविंग्स है तो रेसिडेंस की बात होगी, तो रेसिडेंस कहाँ पे उसके बेसिस पे, कौन से एरिया में है उसके बेसिस पे आपका ये जो है मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस ये डिसाइड किया जाएगा। बैंक कौन सी ब्रांच में आप ओपन कर रहे हैं, वो कौन से एरिया में, उसके बेसिस पे। बैंक्स चार्जेस पेनल्टी इफ दिस अमाउंट गोज बिलो द मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस टू बी मेंटेन। आपको कहा जाएगा कि आपने कम से कम 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक्स में तो सेविंग अकाउंट में भी 10,000 की लिमिट मांगते हैं कि 10,000 तो आपने बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे कहते हैं एवरेज मंथली बैलेंस। आपने ये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा, हर महीने कम से कम 10,000 का बैलेंस आपने मेंटेन करना है। मान लीजिए 1 महीने के लिए आपने 15,000 मेंटेन किए बैलेंस, तो अगले महीने आप 5 महीने 5,000 रुपए भी बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो ओवरऑल आपका एवरेज 10,000 हो गया। तो इसे कहते हैं एवरेज मंथली बैलेंस। तो वो भी चलेगा, लेकिन आपने उसको बैलेंस करना है अल्टीमेटली। अगर कम हो गया तो पेनल्टी लग जाएगी, चार्ज लग जाएगा, आपकी रकम कट जाएगी फिर। A predefined number of transactions or withdrawals per month are free. After the number of free transactions is over, bank charges fees. कुछ ट्रांजेक्शन्स तक आपको ये फ्री सुविधा दी जाएगी, लेकिन एक एक हद के बाद, एक बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक चार्ज लेगी आपसे। बैंक विल चार्ज फ्री फॉर द excess यूज ऑफ विड्रॉवल्स और एक्सेस यूज ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन्स। ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो फिर उसके बाद एक आपकी जो लिमिट होगी, वो लिमिट ओवर हो जाने के बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा। चलिए, मेंटेनेंस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। गुड इंटरेस्ट रेट्स। एट प्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजेस बिटवीन 3.5% टू 4% पर एनम और अमाउंट अप टू 1 लाख इन इंडिया। ये नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी तो शायद थोड़ा और कम हो गया होगा, 3 साढ़े 3% हो गया होगा, ऐसा भी है। 1 लाख तक का अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट्स पे मिलता है, इतना याद रखिएगा। द इंटरेस्ट रेट्स वेरी एज पर द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट। ये इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है। कुछ बैंक्स में तो स्पेशल ऑफर दी जाती है कि भाई आप अगर 50 लाख रुपए मेंटेन कर रहे हैं, या रेंज दी जाती है 5 लाख से भाई 20 लाख तक मेंटेन करें तो इतना परसेंट, 25 लाख से लेकर 50 लाख तक मेंटेन करें तो इतना परसेंट आपको मिलेगा, लाइक दैट। 1 करोड़ का बैलेंस होगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से एक रेंज बना दी जाती है। It is also subject to current trend of banking policy in a country. The interest is calculated on daily balance in the account. Daily balances के हिसाब से interest का calculation किया जाता है, मंथली नहीं, डेली बेसिस पे। कि आज आपने 5,000 डिपॉजिट किया तो उसी दिन से उसका ब्याज शुरू हो जाएगा। उसके बाद नो अकाउंट टेन्योर रिस्ट्रिक्शंस। तो ये समझते हैं नो अकाउंट टेन्योर रिस्ट्रिक्शंस, यानी आपने अकाउंट खुलवाया तो क्या मैं ये 5 साल के लिए चलाऊंगा, या 10 साल के लिए चलाऊंगा, या 20 साल के लिए, ऐसा कोई ड्यूरेशन फिक्स रहता है या नहीं रहता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट इज ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। आज मैंने अकाउंट खुलवाया तो आपको पूछा नहीं जाएगा कि आज अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो कितने साल तक मेंटेन करोगे, 5 साल, 2 साल, 10 साल, कितने साल के लिए चलाओगे, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। फिक्स डिपॉजिट में पूछा जाता है कि भाई आपने फिक्स डिपॉजिट करवानी है तो कितने टाइम के लिए करवानी है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वहां पूछा जाता है।
यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट इवन इन करंट अकाउंट में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन एफडी में पूछा जाता है, क्योंकि आपको ब्याज देना होता है, तो जितना ज्यादा लंबा समय होगा उतनी ज्यादा ब्याज आपको मिलती है। सो सेविंग बैंक अकाउंट इज ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग। यहाँ कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है कि आपने भाई अकाउंट खुलवा दिया तो 10 साल तक तो आपको चलाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। द टेन्योर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इज एज लॉन्ग एज द अकाउंट इज एक्टिव। हाँ, आपने अकाउंट एक्टिव रखा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। अकाउंट खुलवा दिया, 2 साल तक आपने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट माना जाता है, स्लीपिंग, पैसिव हो गया आपका अकाउंट, आपने एक भी ट्रांजेक्शन ही नहीं की है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। उसके बाद आपने उसको एक्टिव करने के लिए कुछ रकम, मिनिमम रकम डिपॉजिट करके उसको एक्टिव करना पड़ता है। सो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आपका बैंक सेविंग बैंक अकाउंट कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूइंग नेचर में रहेगा। आपने 2-3 महीने में एक ट्रांजेक्शन तो मिनिमम कर ही लेना चाहिए, नहीं तो वो पैसिव हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। देयर इज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर होल्डिंग मनी इन अ सेविंग बैंक। ऐसा कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं कि 5 साल या 10 साल तक आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपको अब ऑपरेट करते रहना पड़ेगा। ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपने नॉमिनेशन तो खास अंदर लिख लेना है कि अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो जाए, यानी जिस व्यक्ति के नाम का बैंक अकाउंट खोला गया उसे कुछ हो जाए तो उसकी मनी किसे मिलनी चाहिए, वो बेनिफिशियरी कौन होगा, तो नॉमिनी फैसिलिटी आपने उसका पूरा उपयोग कर लेना है। नॉमिनेशन आपने इसकी इसकी जो ऑप्शन अवेलेबिलिटी फैसिलिटी जो अवेलेबिलिटी उसका पूरा उपयोग कर लेना है। सो सेविंग बैंक अकाउंट प्रोवाइड्स विथ नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये होती है। एलआईसी पॉलिसी भी लेते हैं तो नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है। वैसे ही कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें भी नॉमिनी का नाम पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी ये रकम किसे दे देनी है। आपके अकाउंट में मान लीजिए उस वक्त अगर व्यक्ति की डेथ हो रही है उस वक्त अगर 50,000 पड़े तो ये 50,000 किसे मिलने चाहिए। तो अकाउंट ओपनिंग के वक्त जिस नॉमिनी का आपने नाम अंदर लिखा होगा, जो बेनिफिशियरी का नाम आपने लिखा होगा उसको ये रकम मिलेगी। So that beneficiary will be provided the amount. So nomination is a facility that enables deposit account holders to nominate an individual who can claim the proceeds of the deposit account or contents of the safe deposit locker. तो आपकी जो भी कैश पड़ी है जो भी डिपॉजिट पड़ी है वो, और अगर मान लीजिए आपने लॉकर फैसिलिटी ली है तो लॉकर फैसिलिटी के अंदर भी जो चीज़ें पड़ी हुई है, कैश हो, ज्वेलरी हो, जो भी है, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये जो भी है, ये सारी चीज़ें किसे मिल जाएगी, नॉमिनी को मिल जाएगी। देयर कैन बी ओनली वन नॉमिनी पर अकाउंट, नॉर्मली एक ही नॉमिनी की सुविधा दी जाती है, बट डिफरेंट अकाउंट्स कैन बी नॉमिनेटेड इन फेवर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो ये डिपेंड करता है बैंक किस तरीके का नॉमिनेशन ऑप्शन आपको देता है। कभी-कभी एक नॉमिनी का नाम लिखा जाता है, कभी-कभी 2 नॉमिनी का भी नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं। ऐसी सुविधा भी होती है 2 नॉमिनी का नाम लिखते हैं तो आपसे रेशियो भी माँग लिया जाएगा कि 2 नॉमिनी का नाम लिख रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जा रहा है तो दोनों को कैसे शेयर करना वो भी लिख दीजिए, रेशियो लिख दीजिए। इक्वल रखना है या कोई रेशियो आपने देना है भाई 75:25 यानी 3:1, जो भी रेशियो देना है रेशियो भी दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। और आखिरी फीचर देखते हैं, ईज़ी एग्ज़िट ऑप्शन। ईज़ी एग्ज़िट ऑप्शन, अ पर्सन कैन क्लोज द अकाउंट व्हेनेवर ही और शी विशेस टू डू। अगर हमने अकाउंट ओपन किया है, आसान था, ओपन तो हो गया, क्या आप मुझे ये अकाउंट क्लोज करवाना तो मैं कर सकता हूँ? हाँ, कभी भी क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, रात को 12 बजे नहीं जाना है अकाउंट क्लोज करने के लिए। जो बैंकिंग आवर्स होते हैं दोस्तों, उसमें जाके आपने ये अकाउंट क्लोजिंग का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए भी आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी एक फॉर्म में, वो आपने फिलअप, आपको रीजन भी मांगा जाएगा क्यों आप अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं, आपसे रीज़न भी माँगा जाएगा। व्हाई यू वांट टू क्लोज़ द अकाउंट, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको, कोई सर्विस प्रॉब्लम है, क्या है, रीज़न भी माँगा जाएगा आपसे। और आपके पास जो बची हुई चेकबुक होगी वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे माँगी जाएगी। अ पर्सन कैन क्लोज़ द अकाउंट व्हेनेवर ही और शी विशेस टू डू, आप कभी भी अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ईज़ी एग्ज़िट है, यानी आप आसानी से अपना अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। ही कैन क्लोज़ द अकाउंट ऑन एनी डे विथिन बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर्स में आप जाके अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर क्लोजिंग योर सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको सिर्फ एक फॉर्म, जो भी फॉर्म दिया जाएगा छोटा सा फॉर्म फिलअप कर देना है, रीजन वगैरह मांगा जाएगा वो दे देना है, और आपकी जो चेक बुक, अनयूज्ड चेक्स जो पड़े होंगे वो रिटर्न कर देने होते हैं। ऑल्सो exiting a saving bank account does not attract any kind of charges or penalties.
आप अगर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपसे चार्जेस और पेनल्टी, हाँ आपकी कुछ पेंडिंग पेनल्टीज पड़ी हो, कुछ पेंडिंग कुछ अमाउंट पे करना बाकी हो तो वो डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा। बाकी कोई चार्जेस या पेनल्टीज नॉर्मली बैंक नहीं। तो ये हो गए फीचर्स, यहाँ कंप्लीट हुए फीचर्स ऑफ सेविंग अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट, क्या फायदा है बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करने का, बेनिफिट क्या है, हमें क्यों सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, वी विल डिस्कस इन दिस सेशन नाउ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स, व्हाई अ पर्सन शुड ओपन अ सेविंग अकाउंट, क्या फायदा है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फायदा है सेफ्टी ऑफ मनी। आपकी मनी सेफ रहेगी अगर आप बैंक में आप अमाउंट जमा कर देते हैं, कैश जमा कर देते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी का। So safety is the first advantage of saving account. The simplest way for any customer to keep their money safe is to keep it in a saving account at a bank. आप अपने घर पे कैश रखें, आप अपनी जेब में कैश रखें, उससे बेटर है कि बैंक अकाउंट में जाके बैंक में जाके अपनी सेविंग अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट कर दीजिए। So if a customer keep a high quantity of cash, it is more likely to be stolen. घर पे रखेंगे तो खतरा है, ऑफिस पे रखेंगे तो खतरा है, ज़्यादा कैश नहीं रखनी चाहिए कभी भी। अगर आपके पास ज़्यादा कैश है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे उसमें खतरा है, हाई रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है सर, वो हो सकता है चोरी हो जाए, इट मे बी स्टोलन, मिसप्लेस हो जाए, यहाँ वहाँ रख दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए, ज़्यादातर होता नहीं लेकिन बाई चांस मिसप्लेस हो गए तो। और इवन डैमेज भी हो सकते हैं ड्यू टू सम कैलामिटी सच एज फायर, आग लग गई तो ऑफिस में, तो क्या होगा सर। तो ये सारे रिस्क हैं, इन सब रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास एक्सेस या सरप्लस या आइडल कैश पड़ी हुई है, ज़्यादा कैश पड़ी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए सर, बैंक का उपयोग करना चाहिए। बैंक में जाके सेविंग अकाउंट के अंदर हमें वो रकम डिपॉजिट करनी चाहिए या एफडी करवा लीजिए। इस तरीके से आप अपने कैश का उपयोग करें। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपको जब चाहे तब आप सेविंग अकाउंट में आपने जो पैसे डाले हुए कभी भी आप चाहे तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो विड्रॉल फैसिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि डिपॉजिट कर दी, सेफ्टी के लिए डिपॉजिट कर दी और लिक्विडिटी के लिए आप कभी भी विड्रॉ कर लीजिए। तो लिक्विडिटी क्या ऑप्शन देता है सर, लिक्विडिटी while saving accounts purpose is to encourage saving, it is also a good place to keep money aside in case of emergency। इमरजेंसी के लिए आप अपने फंड को वहाँ स्टोर करके रखिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में, मैंने कहा था वैसे 25,000 की आपकी सैलरी है, 10,000 आप हर महीने बचा रहे हैं, 10,000 करते करते 6 महीने के लिए 60,000 जमा हो गए, 60,000। अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी यानी मान लीजिए अचानक से आपको 40,000 की जरूरत पड़ गई, तो किसी फ्रेंड से मांगू नहीं, क्यों मांगू, मेरे सेविंग अकाउंट में 60,000 पड़े हुए हैं, उसमें से मैं 40,000 निकाल सकता हूँ। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है सेविंग अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। तो इमरजेंसी के लिए आपको लिक्विडिटी यानी आप आसानी से अपने अकाउंट में से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक में जाके विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक, या तो फिर एटीएम में जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड, जिसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं। So unlike a fixed deposit, the money is not locked in for a fixed period of time and can be accessed whenever required। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपने 1 साल 2 साल 5 साल के लिए फिक्स में रख दिया है तो उसे वो लॉक हो गया, पैसे डाल सकते हैं, यू कैन डिपॉजिट एट एनी टाइम एंड यू कैन इवन विड्रॉ एनी टाइम। और आजकल तो अगर मान लीजिए आपको रात को 10 बजे भी पैसे की जरूरत पड़ी तो आप एटीएम में से जाके विड्रॉ कर सकते हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है सेविंग अकाउंट। आगे और क्या फैसिलिटी मिलती है हमें विद द हेल्प ऑफ सेविंग अकाउंट, हमें और क्या एडवांटेज मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है सर, बिल पेमेंट्स। ये अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना वाला, इसमें तो हम समझ गए हैं सर कि ऑनलाइन ट्रेडिंग अब कैसे होती है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, बिल पे कैसे होता है, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, कितनी चीजें हमने सीख ली इस ये सिचुएशन में, ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में हमने कितनी सारी चीजें सीख ली है। अब तो आजकल हम ऑनलाइन ट्रांसफर एक झटके में कर देते हैं सर, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस। सो बिल पेमेंट सर कैसे हो सकता है, बैंक कस्टमर हैविंग सेविंग अकाउंट कैन यूज सच अकाउंट टू पे क्रेडिट कार्ड बिल्स। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है
आपके जो क्रेडिट कार्ड की ड्यूज है वो भी आप पे कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है उसी बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ, तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप कर सकते हैं बिल पेमेंट के लिए। तो क्रेडिट कार्ड बिल्स आप पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स की मदद से आप खुद का क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की मदद से अदर बिल्स पे कर सकते हैं, जैसे एज वेल एज बिल्स फॉर यूटिलिटीज सच एज आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। अगर कोई वाटर सप्लाई का चार्ज लग रहा हो तो वो भी पे कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी टैक्स हो तो वो पे कर सकते हैं, या अन्य प्रकार का कोई भी आपका बिल आपने क्रिएट किया है तो वो भी आप पे कर सकते हैं। इवन यू कैन ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इवन अ कस्टमर कैन ऑल्सो पे फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट सच एज मोबाइल रिचार्ज एंड अदर्स। तो हर एक प्रकार की सुविधा आपको मिल जाती है एक सेविंग अकाउंट ओपन करने से। आपको एक तो डेबिट कार्ड मिलता है, अगर आप डिमांड करेंगे तो क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो इनकी मदद से नॉर्मली डेबिट कार्ड ज़्यादा यूज होता है, तो डेबिट कार्ड की मदद से आप सारे बिल्स पे कर सकते हैं, आसान हो जाता है हमारा काम। अगला पॉइंट है सर कन्वीनियंट मनी मैनेजमेंट। कन्वीनियंट मनी मैनेजमेंट, आप पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कितनी कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितनी कैश और लगेगी, कहाँ कैश मुझे ट्रांसफ़र करनी है, वगैरह वगैरह, एकदम कन्वीनियंट हो जाता है। यू कैन मैनेज योर मनी, यू कैन मैनेज योर कैश वेरी इजीली। तो मैनेजमेंट आसान हो जाता है आपका। A saving account allows for convenient money management. A customer can make and receive payments. आप अपने अकाउंट में आप अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, कहीं से पैसे लेने हो तो वो बंदा आपको ट्रांसफर दे देगा। चल मैं आपको अभी ट्रांसफर देता हूँ, तो इस तरीके से ट्रांसफर मिल जाएगा आपको। तो आपको किसी को पेमेंट करना है, फंड ट्रांसफर करने हैं तो आसान हो जाता है। आपको किसी से पैसे लेने हैं, इफ यू वांट टू रिसीव पेमेंट इट इज आल्सो वेरी इजी। आपने अपनी अकाउंट डिटेल दे देनी है सिर्फ, आपके अकाउंट का नाम दे देना है, अकाउंट नंबर दे देना है, एफ आईएफसीएस आईएफएससी कोड दे देना है आपने, बस ये 3-4 बेसिक चीजें दे दीजिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर आ जाएगा। फर्दर देयर दे कैन एक्सेस देयर मनी वाया एटीएम सर्विसेज आल्सो। एटीएम सर्विसेज भी है, वहां से भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिपॉजिट करना चाहें कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आप अपना मनी को कन्वीनियंटली मैनेज कर सकते हैं, इससे इजी और क्या हो सकता है। डिस्काउंट ऑन लॉकर्स बैंक, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लॉकर की फैसिलिटी अगर चाहिए तो वो भी मिलती है। Banks are offering 15% to 30% discount on locker fee to account holders who maintain the minimum quarterly balance in their accounts। अगर आप अच्छे से मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो तो आपको लॉकर फी जो होती है, रेंट आपको पे करना पड़ता है। लॉकर आपको फ्री में नहीं दिया जाता है, उसका भाड़ा लगता है और भाड़ा आपको पे करना पड़ता है। और 15 से 30% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप अच्छे कस्टमर हो। इफ यू आर अ गुड कस्टमर, आप मिनिमम बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, 10,000 का बैलेंस मेंटेन करने का बोला है तो आप मेंटेन कर रहे हो अच्छे से, तो आपको उसका फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, डिस्काउंट मिलता है लॉकर की जो फी होती है, रेंट जो होता है उसके ऊपर। फैमिली अकाउंट बेनिफिट, ऐसा भी होता है कि पूरा जो फैमिली है जिसके अंदर मान लीजिए 15-20 सभ्य रह रहे हैं, मेंबर्स रह रहे हैं, तो चलिए सारे फैमिली का अकाउंट खुलवा लो, यानी एक ही अकाउंट खुलवा लो, फैमिली अकाउंट बेनिफिट, यानी 15-20 मेंबर का एक ही अकाउंट। इससे बढ़िया फैसिलिटी और क्या हो सकती है। सो बैंक अलाउ फैमिली मेंबर्स हु हैव एन अकाउंट इन द सेम बैंक टू कंबाइन देयर डिपॉजिट्स एंड इंक्रीज देयर कॉर्पस, यानी अमाउंट। आप सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो एक फैमिली अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। फैमिली अकाउंट ओपन करने से हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि हमारी उतनी डिपॉजिट बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें रिस्क भी लगता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने जो इसकी बहुत बड़ी डिटेल में चर्चा हो सकती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक फैमिली अकाउंट बेनिफिट बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाइड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेट कौन करेगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हु विल ऑपरेट सच अकाउंट, तो वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है, आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हो, जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया वहाँ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अगर आपको प्रोवाइड की जाती है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। Most banks also offer life insurance and accident hospitalization and death cover on opening a saving account। ये सारी सुविधा ऑफर की जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सुविधा आपने लेनी है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है या एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन वाला सुविधा लेना है, डेथ कवर लेनी है, क्या लेना है, आपने किस प्रकार का इंश्योरेंस लेना है वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन आपने इन सब का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप अकाउंट में अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर रहे हो और आप रेगुलरली प्रीमियम पे करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा।
हायर इंटरेस्ट रेट, मैनी बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7 to 6%। ये तभी इतनी परसेंटेज तब मिलेगी जब आप बहुत ही तगड़ी रकम डिपॉजिट रखते हो। हाँ, यील्ड बेटर रिटर्न्स देन मोस्ट। एफडी की स्कीम से भी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है कभी कभी तो सेविंग अकाउंट में, लेकिन आपने करोड़ों रुपए रखने होते हैं तो इतना इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। नॉर्मली 3 साढ़े 3% तक मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ही तगड़ी रकम अगर रखते हैं, करोड़ों की अगर बात होती है, तो शायद इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन गोल्ड, गोल्ड भी आप परचेज कर सकते हैं। गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो भी आप बैंक्स में से परचेज कर सकते हैं, और जिसपे आपको 2 से 5% तक का रिबेट रिबेट यानी डिस्काउंट दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद कैश विड्रॉल फैसिलिटी तो है ही, ये बेनिफिट तो हम जानते ही हैं। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की एक सुविधा भी मिल सकती है आपको। बैंक कस्टमर कैन कन्वर्ट देयर डेबिट कार्ड इनटू एन इंटरनेशनल डेबिट। अगर आप कहीं फॉरेन में जाने वाले हैं, आप अपने डेबिट कार्ड को कन्वर्ट करके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में कर सकते हैं, ताकि आप वहां पे इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकें। बाहर ओवरसीज में जाके, अदर कंट्री में जाके आप इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं।